Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 25 May 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Our first question is congenital absence as a closure of normal body opening or tubular structure is called. हमारे शरीर की किसी नॉर्मल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपनिंग का ना होना किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? एटोनी, एट्रेसिया, एस्थेनिया, अटैक्सिया। एग्जाम्पल इस तरह से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का माउथ है और इस माउथ से ये इसोफेगस नीचे की तरफ आ रही है। अब ये इसोफेगस स्टमक से ना जुड़कर पहले ही क्लोज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम अट्रेसिया के नाम से जानते हैं। किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का कंजेनाइटली क्लोज्ड होना, एबनॉर्मली क्लोज्ड होना अट्रेसिया टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज banana sign seen in the fetal brain suggest for which of the following? Important question। अगर आप किसी बच्चे का फीटल लाइफ के दौरान यानी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान यूएसजी करवाते हैं और वहां पर आपको बनाना साइन देखने को मिलता है, तो ये किस कंडीशन के होने को बताता है? रीनल एजेनेसिस को, स्पाइना बाइफिडा को, एनसिफेलोसील को, या फिर पोरेंसिफेली को? The right answer is option B। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने पर, यूएसजी करवाने पर अगर सेरिबेलम की अपीयरेंस बनाना लाइक दिखाई दे, तो ये स्पाइना बाइफिडा कंडीशन के होने को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि बनाना साइन इज सीन इनटू द स्पाइना बाइफिडा कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following effective nursing intervention to prevent gastroesophageal reflux disease? किसी क्लाइंट के अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, जीईआरडी कंडीशन है, तो उसमें इस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन किया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है गिविंग लिक्विड फीडिंग, ऑप्शन बी कहता है गिविंग सॉलिड फूड्स, ऑप्शन सी कहता है गिविंग फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग्स, ऑप्शन डी कहता है गिविंग सेमी सॉलिड फूड्स। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कंडीशन के अंदर फूड की बैकवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, यानी कि खाना स्टमक से वापस माउथ की तरफ एफर्टलेसली मूव करता है, और इस सिचुएशन के अंदर हम क्लाइंट को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते हैं और कई बार खिलाते हैं, यानी क्लाइंट को भरपूर भरपूर खाना नहीं दिया जाता, भरपेट खाना नहीं दिया जाता, थोड़ी थोड़ी मात्रा में और कई बार खाना दिया जाता है, जिससे कि खाना ऊपर की तरफ ज्यादा मूव ना करे, स्टमक के अंदर ही रहे। अगर इस क्लाइंट को आप लिक्विड फीडिंग देंगे तो सारा लिक्विड कंटेंट क्लाइंट तुरंत बाहर निकाल देगा वॉमिटिंग के थ्रू, तो ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा। सॉलिड फूड को अगर आप भरपेट दे देंगे तो भी रिगर्गिटेशन देखने को मिलेगा। सेमी सॉलिड फूड भी यहाँ पर रिगर्गिटेशन करवा सकता है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज वाले पेशेंट को हमें फ्रीक्वेंटली फूड देना है और स्मॉल अमाउंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sympathetic blocking agent may be used during a hypertensive emergency. This drug work by? अगर किसी क्लाइंट को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो जाती है, यानी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 180 बटा 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है और उसमें ऑर्गन डैमेज जैसी कंडीशन बनने लगती है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्यों सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर
डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये मेडिसिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देती है। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ऑप्शन सी, वैसोकंस्ट्रिक्शन द एंटीरियर आर्टीरियर बेड, ये आर्टीरियोलर बेड का वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी सिचुएशन में क्यों सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब हमारा ब्लड प्रेशर घटता है या हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को घटा देते हैं, इसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, और क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे-धीरे कम होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for assessment of newborn for neurological examination, what you will do? किसी बच्चे में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? सीटी स्कैन करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस देखेंगे, या ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? न्यूबॉर्न बेबी में नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए हमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम नियोनेटल रिफ्लेक्सेस का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट रिटर्न्स फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट with a nasogastric tube following a gallbladder surgery. She continues to complain nausea. Which action would the nurse take according priority? किसी पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई गई है गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद। ये पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में लगातार नोजिया होने की कंप्लेन कर रही है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर आपको प्रायोरिटी वाइज अपने क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, हम डॉक्टर को बुलाएंगे तुरंत। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटी एमेटिक, हम वॉमिटिंग को रोकने के लिए एंटी एमेटिक मेडिसिन देंगे। ऑप्शन सी, चेक द पेटेंसी ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, रुकावट तो नहीं, इसे चेक करेंगे। ऑप्शन डी, चेंज द पेशेंट्स पोजीशन, हम पेशेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। यहाँ पर हम क्लाइंट में जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई गई है, इसमें किसी प्रकार का रुकावट तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं से ये मुड़ी तो नहीं हुई है, इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे। ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर लगी है और उसमें सक्शन हो रहा है, तो क्लाइंट में कभी भी नौज़िया जैसी फीलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सक्शन द्वारा सारा जो कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट, वो बाहर इमीडिएटली निकाल दिया जाता है। लेकिन इस नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के लगे होने के बावजूद भी उसे नौज़िया हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट में कहीं न कहीं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब या तो मिसप्लेस हुई है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी इसकी पेटेंसी को चेक करना, इसमें कहीं रुकावट तो नहीं, इस चीज़ का पता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following is the reason to perform spinal tap on a client newly diagnosed with leukemia? किसी पेशेंट को ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, अब इस पेशेंट में स्पाइनल टैप या लंबर पंक्चर क्यों परफॉर्म किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, टू असेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी, टू एड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकीमिया। ऑप्शन सी, टू रूल आउट मेनिंजाइटिस।
ऑप्शन डी टू डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है जिसमें ब्लड सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सभी सेल्स इमैच्योर होती हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाते। अब इस सिचुएशन में हम क्लाइंट के अंदर स्पाइनल टैप या लंबर पंक्चर इसलिए करवाते हैं क्योंकि क्लाइंट में ये चीज पता की जा सके कहीं ये ब्लड कैंसर क्लाइंट के नर्वस सिस्टम तक तो नहीं पहुंच गया है। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर नर्वस सिस्टम के अंदर तो इनफिल्ट्रेट नहीं कर गया है, वहां तक तो नहीं पहुंच गया है। इस चीज को पता करने के लिए हम लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप करवाकर सीएसएफ का सैंपल लेते हैं और फिर उसमें इन सेल्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर ल्यूकेमिया के क्लासिफिकेशन को पता करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करवाना आवश्यक नहीं है। मेनिंजाइटिस को दूसरे अदर चीजों की वजह से दूसरे टेस्ट या फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं और इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज करना यहाँ पर हमारा प्राइमरी पर्पस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज child after hydrocephalus surgery is in post-operative unit, nurse will assess the following on priority। किसी बच्चे में हाइड्रोसिफेलस कंडीशन थी और इसके लिए सर्जरी की गई। अब पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रूटीन वाइटल्स, साइंस एंड साइट ऑफ ड्रेसिंग। Option B, vital signs every 15 to 20 minutes and papillary reaction. Option C, routine vital signs and IV fluid site. Option D, blood pressure every 1 hourly and papillary reaction. हाइड्रोसिफेलस सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर 15 से 20 मिनट में बच्चे के वाइटल साइंस को चेक करना और पैपिलरी रिएक्शन है या नहीं इस चीज़ का लगातार असेसमेंट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अचीवमेंट बेस्ट कैरेक्टराइज द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ 3 months ओल्ड इन्फेंट। किसी 3 महीने की उम्र के बच्चे में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए द एबिलिटी टू लिफ्ट द हेड एंड चेस्ट फ्रॉम प्रोन पोजीशन। यदि आप बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटा देते हैं तो वो अपना सिर और चेस्ट वाला हिस्सा ऊपर उठा सकता है। ऑप्शन बी द एबिलिटी टू रोल ओवर इंटेंशनली। बच्चा अपने मन से एक करवट से दूसरे करवट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बेड के मूव कर सकता है। ऑप्शन सी द स्ट्रॉन्ग टॉनिक नेक रिफ्लेक्स प्रेजेंट। ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट। यहाँ पर सबसे सही फिजिकल डेवलपमेंट 3 साल के बच्चे में जो देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन ए। बच्चे को यदि आप पेट के बल लेटा देते हैं यानी प्रॉन पोजीशन देते हैं तो इस सिचुएशन में वो अपने हेड और चेस्ट पार्ट को ऊपर उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स वाज रिसेंटली डायग्नोस्ड विद हॉटकिंस लिम्फोमा। Upon the early diagnosis, the nurse will expect which of the following area is often involved। मिस्टर एक्स को हॉटकिंस लिम्फोमा है, ये चीज रिसेंटली डायग्नोस की गई है। अर्ली डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए इस पेशेंट में कौन सा एरिया इस डिजीज से इन्वॉल्व मिलेगा। चेस्ट, नेक, ग्रोइन, पेल्विस। सिंपली कहें तो हॉटकिंस लिम्फोमा कंडीशन में शरीर के किस हिस्से की लिम्फ नोड सबसे ज्यादा सबसे पहले प्रभावित होंगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा हॉटकिंस लिम्फोमा एक प्रकार का लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है
और इसकी शुरुआत में नेक एरिया के आसपास एक या एक से अधिक लिम्फ नोड्स प्रभावित होती हैं। इसके बाद जब ये कैंसर आगे बढ़ता है तो इससे चेस्ट, ग्रॉइन, पेल्विस एरिया की लिम्फ नोड्स भी प्रभावित होने लगती हैं। हॉटकिंस लिम्फोमा से एक चीज और बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। हॉटकिंस लिम्फोमा डिजीज के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे रीड स्टर्नबर्ग सेल कहा जाता है। एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि किसी पेशेंट में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स यदि मौजूद हैं तो ये किस डिजीज के होने को बताती हैं, तो आप बता सकते हैं हॉटकिंस लिम्फोमा। नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज नीडेड। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान किसी वुमेन को कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी या एनर्जी की आवश्यकता होती है। नॉर्मली हम ये मानकर चलते हैं कि एक साधारण वुमेन को, फीमेल को हर दिन 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। अगर ये फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए तो इसे फिर हर दिन 300 कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा लेनी होगी, यानी कि टोटल 2300 किलो कैलोरी एनर्जी लेनी होगी। अब डिलीवरी के बाद जब ये मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है यानी लैक्टेशन पीरियड के अंदर है, तो इसे 500 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा लेनी होगी। यानी 2000 नॉर्मली चाहिए होती है और लैक्टेशनल पीरियड में 500 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए, तो टोटल 2500 किलो कैलोरी अमाउंट ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most common clinical type of cerebral palsy seen in children is। बच्चों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेरिब्रल पाल्सी कौन सी है? स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, एथेटॉइड, एटैक्सिक, मिक्स्ड। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Spastic cerebral palsy is the most common clinical type of cerebral palsy seen into the children. Next question is, what is the most common assessment finding in a child with ulcerative colitis? अगर किसी बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन है तो उसके अंदर आपको मोस्ट कॉमनली कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एनाल फिशर्स, प्रोफ्यूज डायरिया या फिर हेडेक? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी क्लाइंट में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं तो इससे एब्जॉर्प्शन जो है नहीं हो पाता फूड कंटेंट का, और क्लाइंट में बहुत ज़्यादा डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। क्लाइंट की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स होने पर उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है और फूड सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रोफ्यूज डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। Next question is, a client with leukemia has neutropenia. Which of the following functions must be frequently assessed? किसी पेशेंट को ल्यूकीमिया डिजीज है और उसके अंदर न्यूट्रोफिल का काउंट लगातार कम होता जा रहा है। इस सिचुएशन में हम किस चीज का असेसमेंट करेंगे? हार्ट साउंड, बाउल साउंड, ब्रीथ साउंड, ब्लड प्रेशर? न्यूट्रोफिल सेल्स डब्ल्यूबीसी का टाइप हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। अगर हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल्स की संख्या नॉर्मल से कम हो जाती है तो इस सिचुएशन में हमें लंग डिजीज हो सकता है, निमोनिया जैसी कंडीशन हो सकती है। और न्यूट्रोपीनिया के पेशेंट्स में न्यूट्रोपीनिया वाले पेशेंट में निमोनिया के कारण डेथ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लगातार ब्रीथ साउंड का असेसमेंट करके ये पता करेंगे कि कहीं उन्हें न्यूमोनिया कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, folic acid requirement in pregnancy for primary prevention of neural tube defect is। किसी न्यूबॉर्न बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, इस चीज को
प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी पीरियड में कितना फॉलिक एसिड लेना जरूरी है? 200 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम। The right answer is option B, 400 माइक्रोग्राम। प्रेगनेंसी पीरियड में 400 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। याद रखिएगा 400 म्यूजी या माइक्रोग्राम। Next question is, a client with cancer of pancreas has undergone a Whipple procedure. The nurse is aware that during the Whipple procedure, the doctor will remove the Whipple procedure के दौरान डॉक्टर नीचे बताए ऑप्शंस में से किस पार्ट को रिमूव करता है? ऑप्शन ए हेड ऑफ पैंक्रियाज, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमल थर्ड सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्टमक एंड ड्यूडेनम, ऑप्शन डी ईसोफेगस एंड जेजुनम। यस, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर पैंक्रियाज के अंदर कैंसर की बात करें तो पैंक्रियाज के हेड पार्ट के अंदर मोस्टली कैंसर होता है और इस कैंसरस हेड पार्ट ऑफ पैंक्रियाज को सर्जरी द्वारा रिमूव करना विप्पल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, विप्पल प्रोसीजर वह सर्जरी है जिसके द्वारा हम पैंक्रियाज के हेड पार्ट को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, giving instructions for breast self-examination is particularly important for the client with which of the following medical problems? इनमें से किस मेडिकल प्रॉब्लम वाली पेशेंट को आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का इंस्ट्रक्शन देंगे? ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, सर्वाइकल डिस्प्लेशिया या फिर डर्मोइड सिस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसा देखा गया है कि जिन फीमेल्स को ओवेरियन कैंसर होता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर भी डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ओवेरियन कैंसर जिन फीमेल्स में डायग्नोस हो चुका है उन्हें हम रेगुलरली मंथली बेसिस पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने की सलाह देते हैं। जिन वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी भी चल रहा है, उन्हें हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से 5 से 10 दिनों के बीच में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि 5 से 10 दिन के बीच में जो ब्रेस्ट होते हैं वो नॉन टेंडर होते हैं और इजीली हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसी वुमेन जिनमें मेनोपॉज हो चुका है, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अब परमानेंटली रुक चुका है, जिनमें साइकिल नहीं आता है, ऐसी वुमेन को पूरे मंथ में एक पर्टिकुलर डेट को फिक्स कर लेना चाहिए और उस दिन उन्हें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करना चाहिए। Next question is, in diarrhea, which of the following supplement should be done? किसी पर्सन को यदि डायरिया हो जाए तो उसे कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? आयरन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम? The right answer is option C, जिंक। अगर किसी बच्चे को डायरिया होता है तो उसे ORS के साथ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के साथ में जिंक देना चाहिए। इससे रिकवरी फास्ट होती है। और जब भी आप ORS सॉल्यूशन बनाएं तो उसे 1 लीटर पानी के अंदर घोल कर रखें और 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। अगर 24 घंटे से ज़्यादा ये सॉल्यूशन हो चुका है तो फिर इसे यूज़ ना करें, इसे डिस्कार्ड कर दें, बिकॉज़ इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not seen in
फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इनमें से कौन सी फाइंडिंग फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में नहीं देखी जाती? हॉलोप्रोसेंसिफेली, मैक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, थिनिंग ऑफ कॉर्पस कैलोसम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होने पर बच्चे के सर का आकार कभी भी नॉर्मल से ज्यादा बड़ा नहीं होता। कौन कौन सी फाइंडिंग है इन्हें भी जान लेते हैं। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होने पर होलोप्रोसेंसिफेली कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अंदर जो प्रोएनसिफेलॉन वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड नहीं हो पाता और ये कंडीशन होलोप्रोसेंसिफेली कंडीशन कहलाती है। इसके अलावा बच्चों का जो ब्रेन का साइज होता है वो नॉर्मल से काफी छोटा होता है, यानी माइक्रोसिफेली होता है। और हमारे जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं, इनको आपस में जोड़ने वाली जो व्हाइटिश कलर का पार्ट होता है जिसे आप कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा थिन होता है, पतला होता है। ये सभी फाइंडिंग्स आपको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में देखने को मिलेंगी एक्सेप्ट मैक्रोसिफेली। Next question is, which of the following nursing diagnosis would be inappropriate for the infant with GERD? किसी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के पेशेंट में इनमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस इनएप्रोप्रिएट होगा? ऑप्शन ए अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन बी रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, ऑप्शन सी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ऑप्शन डी अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि पर्सन के द्वारा जब फूड कंटेंट इनटेक किया जाता है तो ये फूड कंटेंट स्टमक से वापस माउथ की तरफ मूवमेंट करता है, बैकवर्ड मूवमेंट करता है। ये चीज GERD देखने को इस चीज को हम GERD कहते हैं। और GERD वाले पेशेंट्स के अंदर हमें हर्ट बर्न जैसी कंडीशन हमेशा देखने को मिलती है। तो जब पेशेंट में खाना खाने के बाद खाना वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो उसमें वॉमिटिंग होने की संभावना रहती है और हार्टबर्न जैसी कंडीशन रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है क्लाइंट कम खाना खाए या उसे वॉमिटिंग हो जाए। तो उसमें अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट देखने को मिल सकता है। ये चीज अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा जब फूड की बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो फूड इसोफेगस से ट्रैकिया के अंदर जा सकता है, लंग्स के अंदर जा सकता है, यानी क्लाइंट के अंदर रिस्क ऑफ एस्पायरेशन हो सकता है। तो ये फाइंडिंग भी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ये भी हो सकता है क्योंकि क्लाइंट को अगर वॉमिटिंग होगी तो बैकवर्ड फूड मूवमेंट के कारण वॉमिटिंग होगी, तो इससे क्लाइंट में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो सकता है। यहाँ पर एक चीज इस पेशेंट में नहीं देखने को मिलेगी, वो होगा अल्टर्ड स्लीप पैटर्न। GERD वाले पेशेंट में कभी भी आपको स्लीपिंग पैटर्न चेंज नहीं मिलेगा, यानी इसे अच्छी नींद आएगी, बहुत बढ़िया से सोएगा ये, इसे नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें इस नर्सिंग डायग्नोसिस को इस पेशेंट के लिए इंक्लूड करना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the normal color of amniotic fluid when the bag of water ruptures? डिलीवरी के दौरान जब बैग ऑफ वाटर रप्चर होता है तो इससे निकलने वाले एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर कैसा होता है? क्लियर, ग्रेनिश, ब्राउन, गोल्डन। ये क्वेश्चन एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है ये आपको बताना है सिंपली। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर होता है, कलरलेस होता है, वाटर जैसा होता है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अंदर दो लेयर बनती हैं, एक होती है एमनियन और एक होती है कॉरियन। एमनियन लेयर अंदर वाली लेयर है, जबकि कॉरियन लेयर बाहर वाली लेयर होती है। अब
एमनियन लेयर से प्लेसेंटा अटैच रहता है और प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है और अम्बिलिकल कॉर्ड का एक हिस्सा बच्चे के अम्बिलिकस एरिया से जाकर जुड़ता है और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और वेस्ट का एक्सक्रीशन आदि काम होते हैं। अब इस बच्चे और यूट्रस के बीच में एमनियोटिक लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, इसे ही हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी में यूट्रस और बच्चे के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड का नाम दिया जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के दो काम हैं। पहला, ये बच्चे को बाहर की तरफ से किसी प्रकार के झटके ना लगे, किसी प्रकार के जर्क ना लगे, उसे इंजरी ना हो जाए, इस चीज से बचाते हैं। और दूसरी बात, इसके थ्रू न्यूट्रिशन, वाटर आदि का एक्सचेंज होता रहता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो फीटल यूरिन के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर से अक्सर एग्जामिनर इसके नॉर्मल अमाउंट के बारे में पूछता है। जब 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, तब एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल मात्रा 50 ml होती है। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर 100 ml नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है। 20 सप्ताह होने पर 400 ml, 38 सप्ताह यानी टर्म प्रेगनेंसी होने पर 800 से 1000 के बीच में होती है और 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा फिर कम होने लगती है। ये 600 से 800 ml रह जाती है और पोस्ट टर्म में ये और कम हो जाती है, 200 ml तक आ जाती है। अगर इस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा, अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता है कि 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर या टर्म प्रेगनेंसी पर एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, तो आप एग्जैक्टली 800 ml बता सकते हैं और रेंज में अगर पूछता है तो 800 से 1000 ml बता सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार बहुत ज्यादा डिबेट का टॉपिक बन चुका है, तो इस चीज को आप विशेष हाईलाइट कर लें और याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को पता करने के लिए जो तरीका यूज किया जाता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेथड के रूप में जानते हैं। किसी प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में कितना एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है, इस चीज का पता करना एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की मदद से संभव हो पाता है। अगर किसी वुमेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से 25 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल है। यानी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की मात्रा 5 से 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा वुमेन के यूट्रस में नॉर्मल है। और अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी एएफआई 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सिर्फ 200 ml या इससे कम है और इस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रेमनियोस कंडीशन के नाम से जानते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड अगर प्रेगनेंसी पीरियड में 200 ml से कम हो जाए तो इसे हम ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहते हैं। अब यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, यानी 2 लीटर से काफ़ी ज़्यादा है और इस कंडीशन को हम हाइड्रेमनियोस या पॉलीहाइड्रेमनियोस के नाम से जानते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को पता करने के लिए सोनोग्राफी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली 6 कलर का हो सकता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉर्मल बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मली कलरलेस होता है, यानी ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, वाटर की तरह होता है। लेकिन मान लीजिए किसी फीमेल में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है, तो इसका मतलब है बच्चे ने अपना पहला स्टूल म्यूकोनियम वुम्ब में ही पास कर लिया है और इस बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अब ये म्यूकोनियम जाकर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, फीटल डिस्ट्रेस कर सकता है। तो अगर किसी वुमेन में एमनियोटिक फ्लूइड का रंग ग्रीन है, हरा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा डिस्ट्रेस में है, उसे डिफिकल्टी हो सकती है।
अगर हेमनियोटिक फ्लूइड का कलर रेड है तो इसका मतलब है कि अंदर किसी प्रकार की इंजरी हुई है, बच्चे को चोट लगी है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश येलो आता है यानी सौंफ के आकार का होता है, सैफ्रॉन कलर का होता है, तो ये बच्चे के पोस्ट मैच्योर होने को बताता है, यानी बच्चा अपनी गेस्टेशनल एज की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मौजूद है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड डार्क ब्राउन या टोबैको कलर का है, तो इसका मतलब है बच्चे की वुम्ब में डेथ हो चुकी है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ नॉर्मल है। ग्रीन है तो इसका मतलब है बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया है, बच्चा मुश्किल में हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस में हो सकता है। रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड हेमरेज को बताता है, ब्लीडिंग को बताता है। और सैफ्रॉन या ग्रीनिश येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड यदि है तो वो पोस्ट मैच्योरिटी को बताता है। गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होने पर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। और डार्क ब्राउन या टोबैको कलर के एमनियोटिक फ्लूइड होने पर इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रैगमा ऑफ infant should be closed at the age of। किस उम्र पर ब्रैगमा क्लोज हो जाता है? 6 वीक, 18 वीक, 6 मंथ्स, 18 मंथ्स। क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं। ब्रैगमा को हम एंटीरियर फंटैनल के नाम से जानते हैं। यस, अब आप आंसर आराम से दे पाएंगे। इट इज क्लोज्ड इन 18 मंथ्स। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो एंटीरियर फंटैनल होता है उसे ब्रैगमा कहा जाता है। और ये डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि 1.5 साल पर या 18 महीने पर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following observation expected by the nurse indicate strabismus in 2 years old child। इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिसकी वजह से आप ये मानेंगे कि 2 साल के बच्चे को स्ट्रैबिस्मस कंडीशन है। ऑप्शन ए, अ चाइल्ड कॉन्स्टेंटली टर्न्स द हेड टू सी। बच्चा कुछ भी देखने के लिए लगातार उस दिशा में अपने सिर को घुमाता है। ऑप्शन बी, द चाइल्ड डज नॉट रेस्पॉन्ड व्हेन स्पोकन टू। बच्चे से जब कुछ भी कहा जाता है तो वो रेस्पॉन्स नहीं करता। ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज डिफिकल्टी टू होल्ड द हेड। बच्चा अपना सिर होल्ड नहीं कर पाता। ऑप्शन डी, द चाइल्ड कंसिस्टेंटली टिल्ट्स द हेड टू सी। बच्चा लगातार देखने के लिए अपने गर्दन को झुकाता है। स्ट्रैबिस्मस कंडीशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। जब भी आपको किसी तरफ देखना होता है तो आप अपनी आई बॉल को उस तरफ मूवमेंट कराकर उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर स्ट्रैबिस्मस कंडीशन है तो उसे एक जगह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो उसे अपने वो अपनी आई बॉल्स को मूव नहीं करवा पाता। उसे अपने पूरे हेड को, अपनी पूरी गर्दन को उस तरफ घुमाना पड़ता है, तब जाकर वो उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो अगर कोई 2 साल का बच्चा अपने हेड को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना पड़ रहा है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ पूरी गर्दन मोड़नी पड़ रही है, तो इसका मतलब है उसके अंदर स्ट्रैबिस्मस कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस टेप की मदद से आप किस एज ग्रुप के बच्चों में माल न्यूट्रिशन का असेसमेंट कर सकते हैं? 6 महीने से 59 महीने, 0 से 59, 6 से 72, 0 से 72। किस एज के बच्चों में आप MUAC का इस्तेमाल करते हुए माल न्यूट्रिशन कंडीशन का असेसमेंट कर सकते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिड अपर आर्म
सरकमफ्रेंस को मापने के लिए जो टेप इस्तेमाल की जाती है, जिसे आप शाकिर टेप के नाम से भी जानते हैं। इस टेप की मदद से आप 6 महीने से लेकर 59 महीने तक के बच्चों में माल न्यूट्रिशन है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बेसिक्स को क्विकली रिवाइज करेंगे। हाउ मच कैलोरीज 1 ग्राम गिव? अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन डाइट में लेते हैं तो इससे आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इससे आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो इससे आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a child suspected for bacterial meningitis and cerebrospinal fluid is obtained for analysis. A nurse reviews the result of CSF analysis and determined that which of the following result would verify the diagnosis. आपको सिंपली ये बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंडीशन होती है, तो उसके सीएसएफ सैंपल में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेंगी। ऑप्शंस आर क्लाउडी सीएसएफ, एलिवेटेड प्रोटीन, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। ऑप्शन बी क्लियर सीएसएफ, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल। ऑप्शन सी क्लाउडी सीएसएफ, decreased protein, decreased glucose level. Option D clear CSF, elevated protein, decreased glucose level. ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी किसी क्लाइंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजियल लेयर्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इसे कंफर्म करने हेतु हम सीएसएफ का सैंपल लंबर पंक्चर प्रोसीजर के थ्रू कलेक्ट करते हैं। और सीएसएफ प्रोसीजर करने के बाद जो सीएसएफ है, लंबर पंक्चर प्रोसीजर करने के बाद जो सीएसएफ हमने इकट्ठा किया है, उसकी जो अपीयरेंस होगी वो हमें क्लियर ना होकर क्लाउडी दिखाई देगी, और इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगी और ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम मिलेगा। 3 चीज़ें याद रखिएगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंडीशन होने पर सीएसएफ जो कि नॉर्मली क्लियर होना चाहिए, वाटर लाइक होना चाहिए, ये क्लियर ना होकर इसमें क्लाउडिंग देखने को मिलती है, कुछ धुंधला दिखाई देता है। और सेकंड चीज़, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई होती है। और थर्ड चीज़, इसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट एट? किस उम्र पर बच्चा अपने हेड को कंट्रोल कर पाता है, अपनी गर्दन को होल्ड कर पाता है? 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने पर? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 महीने की उम्र होने पर बच्चा अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा और स्थिर होल्ड कर पाता है। इससे पहले बच्चा या तो उसकी गर्दन आगे की तरफ गिर जाती है या पीछे की तरफ झुक जाती है। इस तरह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही बच्चे की उम्र 3 महीने की होती है, वो अपने हेड को बिल्कुल स्ट्रेट कंट्रोल कर पाता है। Next question is, at the community level, what are the symptoms to identify respiratory infection or pneumonia? कम्युनिटी लेवल के हॉस्पिटल्स में किसी पर्सन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या निमोनिया तो नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं? ऑप्शंस आर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हाई रेस्पिरेटरी रेट, हाई टेम्परेचर, या फिर ये सभी। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब किसी पर्सन को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है।
रेस्पिरेशन या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होने पर क्लाइंट में रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी और उसे ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी होगी, यानी डिस्पनिया जैसी फाइंडिंग उसमें देखने को मिलेगी। तो इन सभी फाइंडिंग के बिहाफ पर हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्विकली रिवाइज करेंगे सब सेंटर पीएससी और सीएससी के बारे में। किसी भी एरिया में सब सेंटर को ओपन करने के लिए 3000 से 5000 की आबादी का होना आवश्यक है। अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में या ऐसे किसी क्षेत्र में जहां पर पहुंचना मुश्किल है, उस जगह पर सब सेंटर खोल रहे हैं, तो वहां पर कम से कम 3000 की आबादी होनी चाहिए। 3000 के लोगों का वहां रहना मौजूद होना चाहिए। आप अगर किसी मैदानी क्षेत्र में सब सेंटर खोलना चाह रहे हैं जहां आसानी से पहुंच सकते हैं, तो वहां पर कम से कम 5000 की आबादी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, पीएससी की। तो किसी ट्राइबल, डेजर्ट, हिली या मुश्किल क्षेत्र में पीएससी ओपन करने के लिए मिनिमम कम से कम 20,000 की आबादी का होना आवश्यक है और प्लेन एरियाज के लिए मिनिमम 30,000 पॉपुलेशन का होना आवश्यक है। और सीएससी की बात करें तो हिली, ट्राइबल, डेजर्ट, डिफिकल्ट एरियाज के अंदर सीएससी ओपन करने के लिए कम से कम 80,000 की आबादी वहां होनी चाहिए और प्लेन एरियाज के अंदर 1,20,000 की आबादी यहाँ पर होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार इस तरह की बेसिक चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following item need to be placed at the child's bedside for a child who has risk of tonic-clonic seizure? किसी बच्चे को यदि टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं, तो इनमें से किस इक्विपमेंट को आप बच्चे के बेड के पास रखना चाहेंगे? ऑप्शन ए पेडेड टंग ब्लेड, ऑप्शन बी ट्रैकियोस्टोमी सेट, ऑप्शन सी इमरजेंसी क्रैश कार्ड, ऑप्शन डी सक्शनिंग इक्विपमेंट एंड ऑक्सीजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के बाद में पेशेंट में सक्शन करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सक्शनिंग इक्विपमेंट और ऑक्सीजन को हम हमेशा बेड साइड पर अवेलेबल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client with pancreatic cancer has an infusion of TPN. The doctor has ordered for sliding scale insulin. The most likely explanation for this order is, किसी पैंक्रियास के कैंसर से सफरिंग पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी दी जा रही है। इस थेरेपी के साथ डॉक्टर ने स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन दिया है। इस स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन को इस पेशेंट को क्यों दिया जा रहा है, इसका बेस्ट रीजन क्या होगा? ऑप्शन ए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन लीड्स टू नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड एलिवेट्स ग्लूकोज लेवल। टीपीएन थेरेपी के कारण नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो सकता है और क्लाइंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। ऑप्शन बी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कैन नॉट बी मैनेज्ड विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स। टीपीएन थेरेपी के दौरान जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज हाई ग्लूकोज सॉल्यूशन दैट ऑफ्टन एलिवेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है उसमें हाई ग्लूकोज सॉल्यूशन मौजूद रहता है, जिसकी वजह से लगातार क्लाइंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है। ऑप्शन डी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन लीड्स टू फर्दर पैंक्रियाटिक डिजीज। पेरेंटल न्यूट्रिशन के कारण और ज्यादा पैंक्रियाटिक डिजीज क्लाइंट को हो सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टीपीएन थेरेपी चल रही है और इस पेशेंट को इस थेरेपी के साथ स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन दिया जा रहा है। क्यों? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जब किसी क्लाइंट के अंदर
टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी दी जाती है तो उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और इस थेरेपी के साथ हमें फ्रीक्वेंटली ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, बार बार ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए और जिस समय जितना ब्लड ग्लूकोज लेवल आए उसके हिसाब से चार्ट को देखकर उतने यूनिट इंसुलिन हमें लगाना है। यही स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन कहलाता है। स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन थेरेपी का मतलब है कि क्लाइंट का जिस समय जितना ग्लूकोज लेवल आया उस लेवल को देखकर आप इंसुलिन लगाएं। कम लेवल आए तो कम इंसुलिन, ज्यादा लेवल आए तो ज्यादा इंसुलिन। इस तरह से आप यहाँ पर इसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a client has lobectomy, what fills the space where the lobe was? किसी क्लाइंट के लंग्स के एक लोब को सर्जरी द्वारा रिमूव करना लोबेक्टोमी कहलाता है। अब लंग्स के जिस लोब को रिमूव किया गया है, चेस्ट कैविटी में लंग के उस हिस्से के वजह से एम्प्टी स्पेस रह जाएगा और इस सिचुएशन को फिल अप करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस चीज को एक बार डायग्राम से समझ लीजिएगा। ये क्लाइंट की ट्रैकिया है, ये क्लाइंट के ब्रोंकियोल्स हैं, ये क्लाइंट के लंग्स हैं। क्लाइंट का जो लेफ्ट लंग होता है, बायां फेफड़ा होता है, उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं क्योंकि आकार में छोटा होता है और जो राइट लंग होता है, वो आकार में बड़ा होता है इसलिए इसमें 3 लंग्स होते हैं, सॉरी 3 लोब्स होते हैं। अब मान लीजिए क्लाइंट के लेफ्ट लंग के अंदर जो लोअर लोब है, इसमें किसी प्रकार का कोई कैंसर हो गया और हमें सर्जरी द्वारा इस लोअर लोब को यहाँ से रिमूव करना है। सर्जरी के दौरान हमने इस लोब को यहाँ से काट कर अलग कर दिया। अब यहाँ नीचे जो एम्प्टी स्पेस बचा है, इसे हम कैसे फिल करेंगे, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं द रिमेनिंग लोब और लोब्स ओवर एक्सपैंड टू फिल द स्पेस। हमें कुछ भी यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। क्लाइंट जब सांस लेगा या धीरे-धीरे जो ये रिमेनिंग लोब है, ये अपने आप को आकार में बढ़ा लेगा और पूरे एरिया को कवर कर लेगा। ऑप्शन बी कहता है द लंग स्पेस फिल अप विथ सीरस फ्लूइड। कुछ समय बाद फेफड़े का ये खाली हिस्सा अपने आप सीरस फ्लूइड से भर जाएगा। ऑप्शन सी द स्पेस स्टेज एम्प्टी। ये हिस्सा हमेशा खाली रहेगा। ऑप्शन डी द सर्जन फिल्स द स्पेस विद जेल। सर्जन सर्जरी के बाद इस जगह पर जेल भर देगा ताकि ये हिस्सा खाली ना रहे। देखिएगा, इस लोबेक्टॉमी प्रोसीजर के बाद जो लंग्स का नीचे वाला हिस्सा निकाला गया है, इसकी वजह से एम्प्टी स्पेस जो बना है, इसमें किसी भी प्रकार का जेल नहीं भरा जाता। इस एरिया को हम एम्प्टी नहीं रख सकते, इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन। अगर यहाँ पर सीरस फ्लूइड भर जाएगा, तो इससे क्लाइंट को रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बचता है, जो कि सही आंसर भी है। जैसे-जैसे सर्जरी का टाइम निकलता जाएगा, तो ऊपर वाला लोब है, धीरे-धीरे अपने आकार को बढ़ा लेगा और इस एम्प्टी स्पेस को पूरा कवर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse analyzes the laboratory result of a child with hemophilia. The nurse understands that which result will most likely abnormal in this child. किसी हीमोफीलिया से सफरिंग बच्चे में कौन सा लैब रिजल्ट एबनॉर्मल हो सकता है? प्लेटलेट काउंट, हेमाटोक्रिट लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी इसमें एबनॉर्मल देखने को मिलता है। आइए हीमोफीलिया के टाइप्स को क्विकली रिवाइज कर लें। सबसे पहले है हीमोफीलिया ए। इसे हम क्लासिक हीमोफीलिया डिजीज के नाम से जानते हैं या फिर इसे टाइप 1 हीमोफीलिया भी आप कह सकते हैं। ये 80% टाइप टोटल हीमोफीलिया के केसेस का लगभग 85% यही टाइप होता है, इसलिए हम इसे मोस्ट कॉमन टाइप भी कहते हैं। इस हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 को हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 2 हीमोफीलिया की, जिसे आप हीमोफीलिया बी या क्रिसमस हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। थर्ड हीमोफीलिया का टाइप है हीमोफीलिया सी। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टिपिकल इजी हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।